हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बिजनेस स्टडीज का पेपर है जिसके लिए बच्चों को समस्या क्या है कि सर केस स्टडीज हमसे नहीं बनते। अगर केस स्टडी पूछ लिया जाता है तो हम उसको सही आंसर नहीं दे पाते, हमसे गलती हो जाती। तो आज मैं इसी का सॉल्यूशन लेके आया हूं कि जितने भी केस स्टडीज हैं इस पूरे के पूरे सिलेबस में, आपके 6 चैप्टर्स में, उसमें 2 पार्ट में कवर करूंगा। पार्ट 1 आज हम कर रहे हैं क्लास, पार्ट 2 हम करेंगे कल। और पार्ट 1 में मैं कवर करूंगा मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट और प्लानिंग। तो इन 4 चैप्टर से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडीज हैं जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, वो मैं आज कराऊंगा क्लास चैप्टर वाइज। ध्यान से अच्छे से समझना, कोशिश करना कि वीडियो पॉज करके खुद आंसर देने की ट्राई करना कि आपसे आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन में फेस करते तो बना पाते कि नहीं बना पाते, अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चन तो कराऊंगा ही क्लास विद आंसर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चंस हम रख रहे हैं इसके अंदर क्लास, जिसमें से मतलब कि पूरे चैप्टर के मिलाकर हर एक चैप्टर से चैप्टर वाइज 30 क्वेश्चन आपके टोटल होंगे जो हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो पार्ट 1 आज देख रहे हो, पार्ट 2 कल जरूर देख लेना, आपका पूरा केस स्टडी का भय खत्म हो जाएगा और कहां से कैसे सोचना है आंसर के लिए और आप क्या गलती करते हो, सारी बातें क्लास मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला चैप्टर है आपका मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन है, इसे पढ़ते हैं क्लास। क्या लिखा हुआ है? दास इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, बेटा एमडी है, ऑफ गौमुत लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज बनाते हैं। ही हैज एफिशिएंट टीम वर्किंग अंडर हिम कंसिस्टिंग रजत प्रोडक्शन मैनेजर है, विनय मार्केटिंग मैनेजर है, आदित्य फाइनेंस मैनेजर है। दे अंडरस्टैंड द इंटरप्रेट द पॉलिसी मेड बाय दास। सुनो, दास तो एमडी है और तुम्हें पता होना चाहिए कि जो एमडी होता है वो टॉप लेवल का मैनेजर होता है, ठीक है। और दास के अंडर में काम कर रहे हैं आदित्य, रजत और ये लोग काम कर रहे हैं। दे अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द पॉलिसी मेड बाय दास। तो दास ने जो पॉलिसी बनाई है उसे ये लोग क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। टॉप लेवल मैनेजर ने जो पॉलिसी बनाई है उसके नीचे वाले क्या करते हैं? उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। मतलब वो कौन से लेवल के मैनेजर हो गए? टॉप के नीचे मिडिल लेवल मैनेजर। ओके, दे हैव एडुकेट मैन पावर असाइनिंग देम क्लास नेसेसरी ड्यूटीज एंड मोटिवेट देम। क्लास जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको, उनका काम होता है रिक्रूटमेंट करना, एम्प्लॉय को भर्ती करना, मोटिवेट करना, और टॉप लेवल ने जो पॉलिसी बनाई है उसको नीचे लेवल पे क्या करना? लागू करना, ये काम होता है, ठीक है। द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव स्टेट वन ऑफ द मोर फंक्शन अदर देन दोज मेंशन अबव दैट द टीम में परफॉर्म एट दिस लेवल ऑफ वर्किंग, बट द लेवल ऑफ वर्किंग। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखो पहले जो केस स्टडी आते थे उसमें आपको आंसर लिखना पड़ता था, बट अब क्या होगा? बस 4 ऑप्शंस आपको पूछे जाएंगे और आपको टिक करना होगा चारों में से कोई एक। तो आप मुझे बताओ कि इस सिचुएशन में जिसमें ये लोग काम कर रहे हैं, लाइक क्लास रजत काम कर रहा है, आदित्य काम कर रहा है, तो ये लोग विनय काम कर रहा है, तो ये तीनों कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं? मिडिल लेवल। तो ध्यान रखना कि टॉप लेवल ने जो काम किया है, वैसे टॉप लेवल का काम क्या होता है क्लास? प्लान पॉलिसी बनाना, गोल बनाना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, और ऊपर से नीचे लेवल पे क्लास पॉलिसीज को बांटना, सर्वाइवल के लिए वो जिम्मेदार होते हैं, ये सारी चीजें। और ये जो काम है क्लास, ये कौन से लेवल के मैनेजर्स हैं? मिडिल लेवल। तो ये और कोई काम कर सकते हैं, लाइक एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, रिक्रूटमेंट करना, पॉलिसीज को नीचे लेवल भेजना, या नीचे लेवल की जो पॉलिसीज है उसको ऊपर लेवल तक ले जाना, लोअर लेवल की जो समस्या है उसको टॉप लेवल तक ले जाना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक लिंक होता है। ओके, तो आई होप क्लास इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के अंडरस्टैंड करके आप बना पाओगे। सेकंड क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, इफ यू वांट टू ट्राई। Ashutosh Goenka was working in Exil Limited, a company manufacturing air purifier. He found that the profit has started declining from the last 6 months. इन्होंने देखा कि भाई लास्ट 6 मंथ से जो है वो प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। प्रॉफिट हैज इम्प्लीकेशन ऑन सर्वाइवल। भाई प्रॉफिट कम हो रहा है तो हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जा रहा है, हमारा खर्चा किराया निकालना मुश्किल हो जा रहा है। सो ही एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट टू फाइंड आउट द रीजन फॉर दिस डिक्लाइन। तो उसने सोचा कि भाई क्यों हो रहा है डिक्लाइन, तो मैं रीजन फाइंड आउट करता हूँ। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयंका वॉज वर्किंग। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था, अगर सर्वाइवल की बात है तो सर्वाइवल का काम जो है वो किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजर्स का। टॉप लेवल मैनेजर्स बात का ध्यान रखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए जिम्मेदार कौन होता है? टॉप लेवल। इवन प्लानिंग का जो ज्यादा काम होता है वो टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं। तो बेटा मैं बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, इससे रिगार्डिंग आसपास के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो संभावनाएं हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो भी आपको डिस्कस करूंगा। तो आप मेरे साथ साथ क्लास बहुत अच्छे से ध्यान समझना क्लास, विदाउट माइंड डाइवर्ट किए, और एंड तक देखना क्लास को। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली क्लास 18-20 क्वेश्चन आज हम करेंगे और उन क्वेश्चन से काफी नॉलेज मिलेगी। और अब देखना सारे पेपर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम। ओके, नेक्स्ट, रजत इज वर्किंग एज रीजनल मैनेजर। तो जो अगर रीजनल मैनेजर है, देखो अगर आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर,
सीईओ, सीएफओ, ठीक है, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, ये सब क्या है, टॉप लेवल मैनेजर। कोई भी डिपार्टमेंटल हेड आता है, कोई भी डिपार्टमेंट का हेड, परचेज डिपार्टमेंट हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेड, सेल डिपार्टमेंट हेड, डिपार्टमेंट का जो हेड होता है मिडिल लेवल, सुपरवाइजर्स आर, और सुपरिटेंडेंट जो हो गए क्लास, वो सब आपका लोअर लेवल हो गए। और लोअर लेवल के नीचे आते हैं वर्कर। नेम द लेवल एट विच वर्किंग, तो यार अगर ये रीजनल मैनेजर है तो ऑब्वियस है क्लास, ये कौन से लेवल का मैनेजर हो गया, मिडिल लेवल का। तो ऐसा टिक मारने के लिए आएगा कि आप बताओ कि लोअर है, मिडिल है, टॉप है, तो आपको टिक लगाना है उस पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, आयुषी वर्क एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर इन अ कॉर्पोरेट हाउस, शी begins a new session every time by acquainting the trainees with a process which vital achieving the goal of the organization efficiently and effectively। यानी कि जो आयुषी है वो क्या करती है क्लास, वो कोई भी नया, अगर मान लो किसी भी एम्प्लॉय को हायर करती है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह देती है क्लास। शी ऑल्सो मेक देम अंडरस्टैंड द वेरियस प्राइमरी एक्टिविटी इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट द प्रोसेस, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। सी एम्फेसिस अपॉन द फैक्ट दैट इन द एब्सेंस ऑफ दिस प्रोसेस इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द एम्प्लॉयज टू अटेन देयर पर्सनल गोल्स। तो क्लास आप, अगर आप इस प्रोसेस को यूज नहीं करोगे तो अपने पर्सनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल और सोशल गोल को भी अचीव नहीं कर पाओगे। मोर एवर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी विल हार्म्ड, यानी कि आप सोसाइटी का भी गोल अचीव नहीं कर पाओगे। वेलफेयर ऑफ पीपल इज ऑल्सो लाइकली टू बी ओवरलुक बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बीइंग रेफर्ड इन दिस लाइन। तो इसमें कौन से प्रोसेस की बात कर रहा है? ऐसा प्रोसेस जहां पे क्लास हम पढ़ते हैं एफिशिएंटली, इफेक्टिवली। एफिशिएंटली मतलब लो कॉस्ट, इफेक्टिवली मतलब क्या होता है, विद इन टाइम। और क्लास अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, अपना सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो यार ये कौन सा प्रोसेस है बेटा? जब भी ऐसा प्रोसेस पूछा जाए तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। और ध्यान रखना क्लास कि आपको ये भी एक लाइन आपने सुना होगा कि मैनेजमेंट का गोल जो है वो तुक्के से अचीव नहीं होता, एक प्रोसेस करना पड़ता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनने के लिए क्लास एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास चेक करो, फटाफट देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जा सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इसमें लिखा हुआ है कि सूरज वर्क्स एज अ सेल्समैन इन अ कंपनी सेलिंग पेट एसेसरीज एंड फूड। He has been given a target of selling 1200 units of the food packet in a month। 1200 यूनिट उसे बेचना टारगेट मिला हुआ है। ऑफरिंग अ मैक्सिमम ऑफ 10% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर, यानी कि यहाँ पे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, 10% डिस्काउंट का पावर दे दिया। इन ऑर्डर टू मीट हिज मंथली सेल्स ऑन द लास्ट 2 days मंथ ही ऑफर 15% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर। इसने लास्ट 2 days में 15% का डिस्काउंट दे दिया कि भैया सेल का टारगेट बस अचीव हो जाए मेरा किसी तरीके से। वैसे तो 10% का मिला था मुझे, बट सेल्स का टारगेट अचीव करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 20% का 15% का डिस्काउंट दे दिया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस इज सूरज इफेक्टिव। बड़ा इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? क्या उसने टाइम पे काम को पूरा किया है? क्या सूरज इफेक्टिव है? उसने टाइम पे काम को पूरा किया है? जो मैं पूछ रहा हूं उसको बस आप आंसर दो। क्या सूरज ने टाइम पे काम को पूरा किया है? यस, बिल्कुल टाइम पे काम पूरा किया है। भले ही उसने डिस्काउंट ज्यादा दे दिया, ही इज नॉट एफिशिएंट, वो एफिशिएंट नहीं है, उसने कॉस्ट ज्यादा बढ़ा दी, बट क्या वो इफेक्टिव है? क्वेश्चन ये पूछ रहा। तो यस, ही इज इफेक्टिव, क्योंकि उसने काम को टाइम पे पूरा करके दिया है। तो इफेक्टिव तो है वो, भले ही डिस्काउंट दे के किया है, बट इफेक्टिव है क्योंकि उसने टाइम पे काम पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, Sujata work as a designer in export house. As per the terms of an order received by the export house, she has get 1000 denim jacket। 1000 डेनिम जैकेट उसे बनाने हैं 15 दिन में, और हर किसी की कॉस्ट होगी 2000 रुपये। मतलब 15 दिन में वो बनाएगी और हर एक जैकेट की जो कीमत लागत होगी वो 2000 रुपये होगी। शी इज एबल टू कंप्लीट हर टारगेट प्रोडक्शन 20 days, लेकिन उसने 15 की जगह 20 दिन में बनाया। तो क्या उसने टाइम पे काम को पूरा किया? नो। क्या वो क्लास इफेक्टिव है? नो, इफेक्टिव तो नहीं है वो, ठीक है। बिकॉज द ऑर्डर इज टू कंप्लीट in 15 days, she would have to made the workers work overtime. As a result, the cost of the production per jacket may increase by 100। तो उसने बोला कि मैंने 20 दिन में अचीव किया है 2000 रुपये में, क्योंकि अगर मैं 15 दिन में उसे अचीव करने की कोशिश करती तो मेरी कॉस्ट 2000 की जगह 2100 हो जाती, यानी पर जैकेट पे मेरी 100 रुपये कॉस्ट बढ़ जाती। इसीलिए मुझे 100 रुपये कॉस्ट नहीं बढ़ाना था, मुझे काम को कॉस्ट के अंदर ही करना था। इसीलिए मैंने 5 दिन फालतू लगाया, बिना ओवर टाइम लगाया, वर्कर से काम करा के 5 दिन एक्स्ट्रा मैं निपटा दिया, बट 2000 रुपये में ही बन गया। तो क्या सुजाता एफिशिएंट है? एफिशिएंट मतलब क्या होता है? लो कॉस्ट में। तो यस, उसने भले ही टाइम ज्यादा ले लिया,
उसने भले ही टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन उसने काम को उतने ही कॉस्ट में पूरा किया जितनी कॉस्ट डिसाइड हुई थी। तो इसका मतलब क्लास, यस शी इज एफिशिएंट बट शी इज नॉट इफेक्टिव, वो इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उसने टाइम ज्यादा ले लिया। तो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछ रहा है आपको उस तरीके से आंसर देना है। बिजनेस स्टडीज में दो बहुत बड़ी गलती, मेजर मिस्टेक आप करते हो। सबसे पहला मिस्टेक पता है आप क्या करते हो बिजनेस स्टडीज के अंदर? सबसे पहला आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते बीच में आप ऑप्शंस पे चले जाते हो। तो जब आपको ऑप्शंस पे ध्यान चला जाता है, ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़वाता है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ा करो तो प्लीज ऑप्शंस को मत देखा करो, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देख के क्वेश्चन को पढ़ोगे तो फिर तो क्लास होगा क्या कि ऑप्शन में कुछ गलत ऑप्शन भी होंगे जो एग्जामिनर ने रख रखे होंगे, ताकि आपको लगे कि यार ये ऑप्शन सही, आप गलत टिक कर दो। तो वो उस हिसाब से आपका दिमाग चलने लगेगा। तो आई सजेस्ट यू ऑल कि आप ऑप्शंस को छुपा लेना, फिर क्वेश्चन को डीपली अच्छे से पढ़ना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। और कोशिश करना कि आपका दिमाग इन्हीं 6 चैप्टर में घूमे। ऑब्वियस आपने इन चैप्टर पढ़े हैं तो इन्हीं में ही घूमेगा, तो इन ऑप्शंस को आपने अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद। और दूसरी बात क्या करना है क्लास, कभी भी प्री मैच्योर इवैल्यूएशन नहीं करना है, मतलब बिना क्वेश्चन को पूरा पढ़े आंसर को कंक्लूड नहीं करना। अच्छा, ये क्वेश्चन तो ये कह रहा है, ऐसा मत करना जब तक क्वेश्चन एंड लाइन तक ना पहुंच जाए। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना, तब जाके कंक्लूजन लेना, तब डिसीजन लेना। पहले ही डिसीजन मत ले लेना, समझ रहे हो बात को? पहले ही अपने मन में मत लेना अच्छा इसका तो ये आंसर होगा, ये कह रहा है, तो इस तरीके से नहीं, बिना क्वेश्चन पढ़े आप ये कभी डिसीजन मत लेना। ओके, तो क्लास इसका आंसर हो गया लो कॉस्ट। नेक्स्ट, Ramarjuna joined as an IT firm as a system analyst after completing his masters in computer science. As the nature of his work demand, he has to work very close coordination with all the department head in a firm. यानी कि ये सारे डिपार्टमेंट के साथ इसका काम कुछ ऐसा है कि तालमेल सबके साथ बना रहता है, क्लोज कनेक्शन रहता है। Very soon, Ramarjuna realized that each department has own individual style of working. हर डिपार्टमेंट का अपना स्टाइल है काम करने का, ठीक है। दे डिफर ग्रेटली इन देयर डे टू डे अप्रोच टू द वर्क, वो बिल्कुल डे टू डे अप्रोच उनका अलग है। दे टेंड टू डील विद अ गिवन सिचुएशन एंड इशू ऑफ अ प्रॉब्लम थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो बड़ा आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूछा है, तो आर्ट साइंस प्रोफेशन में से ही कोई एक होगा। तो पूछा क्या है इस बात को आपने ध्यान रखना, अगर आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूछा है तो वो आर्ट साइंस प्रोफेशन में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे ये बात करें क्रिएटिविटी की, इमेजिनेशन की, इनिशिएटिव की, इनोवेशंस की, तो जाहिर सी बात है ये आर्ट है। आर्ट के 3 पॉइंट और क्लास आपको जरूर पता होगा। सबसे पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, और तीसरा है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है, अपनी तरीके से हर कोई मैनेज कर रहा है। लोग अलग अलग हैं, काम सब एक ही कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है पढ़ाने का, सबका अपना अपना तरीका है एग्जाम्पल्स देने का, क्रिएटिविटी लाने का, अपने एक्सपीरियंस को शो करने का। तो जहाँ पे एक्सपीरियंस की बात आ जाए, क्रिएटिविटी की, इमेजिनेशन की बात आए, प्रैक्टिस की बात आ जाए, तो समझ जाना वो आर्ट है। तो इसका सही आंसर है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। Geetika is working in private sector bank. One day her key function led to formulation of overall organization goal. एक दिन एक प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी और एक दिन उसका काम हो गया कि वो गोल बनाने लगी, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा गोल, स्ट्रैटेजी बनाने लगी। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इज शी वर्किंग। तो आप मुझे बताओ क्लास, ऑर्गेनाइजेशन का गोल कौन बनाता है? कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गोल बनाते हैं? क्लास ऑब्वियस है, गोल बनाने का मैंने शुरू में बताया था टॉप लेवल। फिनेंस भी अरेंज करने का काम किसका होता है? टॉप लेवल। रिक्रूटमेंट का काम जो होता है वो होता है मिडिल लेवल का। और वर्कर की कंडीशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सारे बच्चे, वर्कर की जो हेल्दी कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है कि वर्कर जहां काम कर रहे हैं वहां अच्छे से काम कर पाएं, उस चीज को मेंटेन करने का काम कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है? वर्कर्स की कंडीशन अच्छी रहे, जहां काम कर रहे हैं वर्कर को नुकसान ना हो, इसका ध्यान कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट रखता है? मुझे बताओ आप। चलो नेक्स्ट देखो क्लास जरा यहाँ पे। टेल्को लिमिटेड मैन्युफैक्चर फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम ओल्ड क्लॉजेस टू डिस्करेज द यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज डिस्करेज करना चाहते हैं। फॉर दिस दे एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाई विलेजेस वेयर लेस जॉब अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल। अच्छा काम कर रहे हैं क्लास, आसपास के विलेजेस से लोगों को जॉब दे रहे हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वहाँ को काम नहीं मिलता लोगों को। एन एम्प्लॉय क्लास हरीश डिजाइन अ प्लान फॉर द कॉस्ट रिडक्शन बट इट वॉज नॉट वेलकम बाई द प्रोडक्शन मैनेजर। हरीश ने बोला यार कॉस्ट को कम करने का ये तरीका है, तो हर्ष ने बोला, सॉरी हरीश ने, ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला चल तू हमें सिखाएगा, तेरे को कुछ नहीं पता भैया, हम मैनेजर हैं, हमें मत सिखा। अनदर एम्प्लॉय गिव सम सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट इन डिजाइन बट इट वाज आल्सो नॉट अप्रिशिएटेड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। किसी ने और कोई डिजाइन को इंप्रूव करने के लिए कुछ बताया तो यार आपको वेलकम करना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो वॉयलेट हो रहा है? क्लास फ्यूल, साइंटिफिक नहीं पूछा है तो आप फ्यूल के हिसाब से ही बताओगे, और फ्यूल में वो होता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव।
तो ये कौन से प्रिंसिपल को अवॉइड कर रहा है क्लास? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। और यही सेम चीज जो है वो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में आता है। अगर साइंटिफिक होता, अगर ये बोलते साइंटिफिक प्रिंसिपल कौन सा है, तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म होता, बट यहाँ पे नॉर्मली बोला है कि आप सजेशन को वेलकम नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। Pawan is working as a production manager in CFL Limited, which manufactures CFL bulb. They class यहाँ पे लिखा है there is no class conflict between the management of and workers. भाई देखो, आपने टेलर का एक प्रिंसिपल जरूर पढ़ा होगा, अगर आपने मेरा रिवीजन सीरीज देखा है, वन शॉट में मैंने पूरा चैप्टर का रिवीजन कराया था 2 घंटे में। तो ये कहते हैं कि भैया मैनेजर और वर्कर के बीच कोई लड़ाई नहीं हो रही, नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कि मैनेजर ऊपर है और वर्कर नीचे हैं तो दोनों के बीच में कोई अनबन क्लास की वजह से वो टॉप क्लास के थोड़ा लोअर क्लास के, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। द वर्किंग कंडीशंस आर वेरी गुड, वर्किंग कंडीशन भी अच्छी है। द कंपनी इज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट एज अ पॉलिसी द मैनेजमेंट शेयर द प्रॉफिट। अगर मैनेजमेंट शेयर करता है प्रॉफिट्स को, इसका मतलब क्या है क्लास? हार्मनी है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच हार्मनी है, मेल जोल है, और कोई डिस्कॉर्ड, कोई लड़ाई झगड़ा इनके बीच नहीं है। Next, Voltec India Limited is manufacturing LED bulb to save electricity. However, it is running under heavy losses. ये Voltec को बहुत लॉस हो रहा है। To revive from the losses, losses से उभरने के लिए the management shift the unit into backward area. मैनेजमेंट ने बैकवर्ड एरिया में खर्च कर दिया, बैकवर्ड एरिया में अपना प्लांट लगा दिया जहाँ पे लेबर सस्ते में अवेलेबल होते हैं, किराया भी कम होता है। द मैनेजमेंट ऑल्सो आस्क द वर्कर्स टू वर्क ओवर टाइम। मैनेजमेंट ने बोला भी ओवर टाइम काम करो, एडिशनल पेमेंट और प्रोमिसेस टू इंक्रीज, सॉरी विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट, मतलब वर्कर बिना, कंपनी को लॉस हो रहा है तो वर्कर बिना एडिशनल पेमेंट के काम करने को तैयार है, लेकिन बदले में कंपनी भी प्रॉमिस करती है कि भाई जब कल को हम सर्वाइव कर जाएंगे, कल को हम रिवाइव कर जाएंगे, अच्छे से कमाने लगेंगे तो हम आपको भी अच्छी सैलरी और बढ़ा के देंगे। इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द कंपनी स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट्स, कंपनी मुनाफा कमाने लगी और मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों ने ऑनर किया देयर कमिटमेंट। बेटा ध्यान समझना, कभी भी अगर ये आता है कि कोई रूल रेगुलेशन है उसे सब फॉलो कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट है उसे लोग फॉलो कर रहे हैं, कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं, तो आप समझ जाना क्लास उस सिचुएशन में ये कौन सा प्रिंसिपल होगा? डिसिप्लिन। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल होगा? डिसिप्लिन। तो सही आंसर जो क्लास इसका होगा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, जो कि हेनरी फेयोल ने अपने 14 प्रिंसिपल में दे रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट। बड़ा एग्जाम क्लोज है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ आपको। आई होप कि आपको मेरी स्पीड वगैरह समझ आ रही होगी, अदरवाइज सेटिंग में जाकर आप चेंज कर लेना, एडजस्ट कर लेना। और अगर खुद आंसर देना चाहते हो तो वीडियो पॉज, मैं हट जाता हूँ, हमेशा साइड में ही रह के पढ़ाता हूँ ताकि आप स्क्रीन को देख सको और वीडियो पॉज करके अपने आप खुद भी आंसर दे सको। ओके, बट लेकिन एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, बिकॉज ये सारे देखो 2006 का भी क्वेश्चन उठाया हुआ है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड ने ही ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है किस तरीके से क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप पूछे जा सकते हैं। तो बी रेडी एंड बी केयरफुल। ओके, इसी तरीके से हम सारे चैप्टर कर लेना। केस स्टडी जरूर बनाना, चाहे कितना भी तुमने पढ़ रखा हो ना पढ़ रखा हो, केस स्टडीज बिजनेस स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट, आप किसी भी टीचर से पूछ लेना। और अच्छा लगे अगर ये वीडियो तो लाइक जरूर कर देना क्लास, कमेंट करना और अपने सारे फ्रेंड्स में, सारे क्लासमेट में वीडियो को शेयर करना कि यार केस स्टडी बिफोर एग्जाम 2 वीडियोज हैं बस, हार्डली आधा घंटे की होंगी मे बी, तो इन दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लो, आपका केस स्टडी पूरा फाइनल हो जाएगा। बाकी मैं मॉक टेस्ट वगैरह कराऊंगा, एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन में 3 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप चाहो तो वहां से भी उस मॉक टेस्ट को ले सकते हो। Hina and Harish are typists in a company having same education qualification. Hina get 3,000 per month और Harish get 4,000 per month as salary for the same working hours. यार जब वो दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है तो यार उसको कम पैसा क्यों मिल रहा है हीना को? इसका मतलब कौन सा प्रिंसिपल को वायलेट मतलब क्लास किस प्रिंसिपल को आप फॉलो नहीं कर रहे क्लास? इसका मतलब दोनों अगर सेम है, सेम कंडीशन है, सेम सैलरी है, सेम वर्किंग आवर है, तो इसका मतलब दोनों में इक्विटी होनी चाहिए, आप इक्विटी को फॉलो नहीं कर रहे इसका मतलब। नेक्स्ट चेक करो क्लास, अपने आप क्वेश्चन को करने का आंसर दो। 14 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। नीरज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन आईटी कंपनी ऑन द फर्स्ट डे हिज ज्वाइनिंग। मेहुल एक आईटी कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया। मेहुल हिज प्रोजेक्ट मैनेजर टेल नीरज, मेहुल कहता है नीरज को that during the course of his work he will come across many such opportunity which may tempt him। बहुत सारी ऐसी जगह आ सकता है, ऐसी चीज आ सकती है आपके काम के दौरान जहां पे आपको लालच दिया जाएगा टू मिसयूज हिज पावर, कि अपने पावर का मिसयूज करो। ठीक है, फॉर इंडिविजुअल और फैमिली बेनिफिट, आपका परिवार के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, कि तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, तुम्हें घर मिल जाएगा, पैसा कमाओगे, खुश रहोगे, ऐसी चीजें लालच दी जाएंगी एट अ कॉस्ट ऑफ लार्जर जनरल इंटरेस्ट, और आम जनता की नुकसान होगा, उससे कंपनी को नुकसान होगा। इन सच सिचुएशन ही शुड रेदर एग्जिबिट exemplary behavior as it will raise his stature in the eyes of the company. Also in interacting with anyone in company on official matters he should adopt formal chain of authority communication। जो यहाँ से जो लिखा है ना, फॉर इंटरेक्टिंग, मतलब क्या रहा है यार, आपको ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए।
मान लो अगर मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूं और मुझे बोला कि एक ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज की क्वालिटी को चेक करने के लिए अब ब्रिज में कुछ कमियां हैं, लेकिन मैं उस कमियों को नहीं बता रहा क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है उसके लिए, यार इस कमियों को मत बताओ यार, ब्रिज ब्रिज बनने तो जैसे बन रहा है, हमारा बहुत नुकसान हो गया, आप कमियों को मत बताओ। तो मैंने बोला ठीक है मैं कमी को नहीं बताऊंगा, मुझे पैसे दे दो, तो इसका मतलब लालच मुझे मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है क्लास, इसका मतलब मुझे अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना, मुझे जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। लेकिन लास्ट में एक चीज़ और बोली उन्होंने, फॉर इंटरेक्टिंग विद एनीवन, अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो ऑफिशियल मैटर्स पे, ही शुड अडॉप्ट द फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी। फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या है कि आपको लाइन बाय लाइन इन्फॉर्मेशन को पास करनी है, ऐसा नहीं कि तुम सीधे सीईओ के पास चले जाओ, तुम भैया अपने से ऊपर ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो इसका मतलब स्केलर चेन। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल, तो दो ही प्रिंसिपल दिख रहा है मुझे इसमें, एक है का स्केलर चेन और दूसरा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल। आपको अपने बारे में नहीं सोचना है। अच्छा, और भी केस स्टडी होती है क्लास कि आप किसी भी तरीके से अपने बारे में नहीं सोच रहे, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हो, अपना फायदा नहीं देख रहे, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देख रहे हो, आपके घर में फैमिली फंक्शन है लेकिन फिर भी आप कंपनी अटेंड कर रहे हो, अपनी फैमिली फंक्शन में नहीं जा रहे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा वहाँ पे रोल है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, आप वहाँ जा रहे हो, इट मीन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास, यहाँ पे 15th क्वेश्चन। अंशुल वर्क एज अ स्मॉल स्केल class, Anshul work as a small scale factory where utility item are prepared from waste material like paper machine item, paper make item or paper and cloth bags, decorative material, etc. Over the past few weeks, he was observing that the productivity one of his very efficient worker Ramdas is going down. Ramdas एक बहुत अच्छा वर्कर है जो लो कॉस्ट में काम करता है लेकिन उसकी एफिशिएंसी बहुत डाउन हो रही है। सो ही डिसाइड टू प्रूव इनटू द मैटर एंड कन्फ्रंट्स रामदास वन डे। एक दिन रामदास को बुलाया, बोला भैया बताओ कि क्या बात है, तुम क्यों डाउन हो रहे हो। तो रामदास शेयर करता है दैट ही वाज डेलिबरेटली स्लो डाउन हिज वर्क, वो जानबूझकर कम कर रहा है काम। क्यों? द लेस एफिशिएंट वर्कर्स ऑफन पुल हिज लेग समझो ना, खिंचाई करना क्या कि यार तेरे को भी सेम सैलरी मिलती है, हमें भी सेम सैलरी मिलती है, हम मजे लेते हैं, तो इतनी मेहनत करता है। दैट देर इज नो नीड टू फॉर मोर एफिशिएंट व्हेन एवरीबॉडी इज बीइंग पेड द सेम रेट, सबको सेम पैसा मिल रहा है। टेकिंग अ लेसन फ्रॉम दिस इनसाइट, इस जो वाक्य से लेसन मतलब एक नॉलेज लेते हुए अंशु ने डिसाइड किया इम्प्लीमेंट एन इंसेंटिव बोनस प्लान। उन्होंने इंसेंटिव बोनस प्लान किया सो दैट डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। तो जो एफिशिएंट है, जो लो कॉस्ट में टाइम पे काम पूरा करते हैं, इनकी अलग सैलरी होगी, और जो इनएफिशिएंट है उनको क्लास अलग सैलरी मिलेगी। मतलब जो इनएफिशिएंट है ना, मतलब जो लो कॉस्ट में काम नहीं कर रहे, वेस्टेज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, यार उन लोगों को लो रेट पे वेजेस मिलेगा। और जो एफिशिएंट वर्कर है, मतलब अगर 100 तक बनाते हो तो मान लो 2 रुपये के हिसाब से रेट मिलेगा, और अगर आप 100 प्लस बनाते हो तो 3 रुपये के हिसाब से रेट मिलेगा, 150 प्लस बनाते हो तो 4 रुपये के हिसाब से रेट मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे आपको उतना ज़्यादा रेट मिलेगा। आइडेंटिफाई द नेम द इंसेंटिव बोनस प्लान। तो कौन सा इंसेंटिव बोनस प्लान है जो डिफरेंशिएट करता है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को? सही आंसर है इसका डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। यानी कि इस सिचुएशन में उसे क्या अडॉप्ट करना चाहिए? डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। यानी जो अच्छे से काम करेगा उसको ज्यादा रेट वेजेस मिलेगा, जो अच्छे से काम नहीं करेगा उसे कम रेट जो है वो मिलेगा। ओके, नेक्स्ट चेक करो क्लास क्या है। महिंदर एग्रो लिमिटेड स्टार्टेड अ न्यू वेंचर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल एंड केमिकल फर्टिलाइजर फ्री वेजिटेबल। अच्छा, हार्मफुल और केमिकल फर्टिलाइजर फ्री वेजिटेबल मतलब जो वेजिटेबल्स है उसके अंदर हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज किया जाएगा उसको उगाने में। दे कंडक्टेड अ सर्वे टू फाइंड आउट द कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर सच वेजिटेबल। दे फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स वर कंसर्न अबाउट द हार्मफुल केमिकल बीइंग यूज्ड इन ग्रोइंग द वेजिटेबल्स। दे फाउंड दैट 90% of the household were searching for it alternatives. The company contacted a group of agriculture experts to lay down the procedure for growing the vegetables by the farmer. They decide to train the farmer in new technology to grow chemical free vegetables according to the new technology. Innovative methods, देखो इनोवेटिव मेथड यूज किया जा रहा है, सॉइल मैनेजमेंट टेक्निक को यूज किया जा रहा है, वुड बी एबल टू क्रिएट अबंडेंट एंड लास्टिंग हार्वेस्ट। हुआ क्या, सारे लोग परेशान हैं आजकल, सब्जियां जैसे उगाई जाती हैं केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ कर, सब्जियों में दवाई की महक आने लग जाती है, सब्जियों से खा के बीमार और पड़ जाते हैं, सब्जियों में टेस्ट नहीं रहता, हेल्दी नहीं रहता वो, तो सब लोग चाहते हैं कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढे।
तो इन्होंने सोचा कि यार ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर से हमारा पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और जो हमारा लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ हम ऐसा करें, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। एग्रीकल्चर के लोगों को बुलाया, एक्सपर्ट्स को बोला, फार्मर्स को बोला कि यार चलो ऐसा कुछ करो जिससे इनके बिना सब्जियां उगाई जा सके, लोग खरीदेंगे इसको। तो ये कहीं ना कहीं क्लास, ये किसी ना किसी दो डायमेंशन की बात कर रहा है। डायमेंशंस 5 होते हैं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। एक क्वेश्चन सबके मन में जरूर आ रहा होगा काफी टाइम से, मैं आंसर कर दूं। सबके मन में आ रहा होगा कि सर इतने लंबे लंबे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे क्या, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे सर? तो बेटा मैं तुम्हें क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे अंदर केस स्टडी को देखकर आंसर देने की कला डेवलप कर रहा हूं। मैं तुम्हारे अंदर एक टैलेंट डेवलप कर रहा हूं जहां पे आप केस स्टडी को देख के आंसर दे सको। इसी केस स्टडीज को थोड़ा छोटा करके भी बनाया जा सकता है, ज्यादा इधर उधर की लाइन हटा के 4 लाइन में भी सेम टू सेम केस स्टडीज को बनाया जा सकता है। 6 लाइन में, हाँ थोड़े केस स्टडी छोटे होंगे, इतने लंबे नहीं होंगे, ऑब्वियसली इतने लंबे नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर टैलेंट डेवलप करो कि तुम किस तरीके से केस स्टडीज को पढ़ के सीख जाओ कि केस स्टडीज का आंसर कैसे देना है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, राइट? तो इसमें लिखा है हाँ, तो ये कौन सा हो क्लास? इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल। इसमें कोई लीगल की बात नहीं कर रही, कोई लीगल की बात नहीं हो रही, ना ही कोई इकोनॉमिक की बात हो रही। तो इसमें तो है सोशल आएगा, क्योंकि ये समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं कि भैया जो केमिकल फर्टिलाइजर है ये हम सारी चीज़ों को ना बनाएं, है ना। और साथ में ये बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो सोशल और टेक्नोलॉजिकल। वे टेक्नोलॉजी, कहां से टेक्नोलॉजी दिख रहा है तुम्हें? इनोवेटिव मेथड्स, न्यू टेक्नोलॉजी, समझ गए? तो ये हो गया टेक्नोलॉजिकल। नेक्स्ट देखो जरा यहां पे, जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2009 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ गया 2100 पॉइंट से। देश का जो स्टॉक मार्केट है ना, वो छोटी छोटी एक्टिविटी और छोटी छोटी एक्टिविटी, बड़ी बड़ी एक्टिविटी से ना इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर लोकसभा इलेक्शन के बाद हुआ है तो वो लीगल कहलाएगा या पॉलिटिकल कहलाएगा, ये आप बता दो मुझे। अगर लोकसभा इलेक्शन के बाद कुछ हुआ है, इलेक्शन के बाद अगर कुछ हुआ है, इलेक्शन के बाद, तो वो लीगल कहलाएगा या पॉलिटिकल कहलाएगा? बेटा जब इलेक्शन के बाद हुआ है तो ऑब्वियस है वो क्या कहलाएगा? पॉलिटिकल। तो सही आंसर क्या है इसका क्लास? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। किसी, देखो जब ऐसा लिखा है कोर्ट ऑर्डर तो वो लीगल होगा, बोनस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट तो वो लीगल होगा, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी बिल, ये सब चीज क्या है? इकोनॉमिकल है। बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर इकोनॉमिकल है। दिवाली सेलिब्रेशन, मेल फीमेल का रेशियो, लोगों की कल्चर, हैबिट, टेस्ट, प्रेफरेंस, सब सोशल है। और नए नए टिकट ऑनलाइन बुकिंग, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रोबोटिक्स, लेजर ऑपरेशन, साइंस, ये सब क्या है क्लास? टेक्नोलॉजिकल। Joes Limited is one of the largest two-wheeler manufacturer in India. It has market shares 42% in two-wheeler category. The company had witnesses almost 35% drop in booking. भैया बुकिंग कम हो गई, ड्रॉप इन बुकिंग, करेंसी क्रंच, पैसों की कमी की वजह से। वॉज प्रॉम्प्टिंग पीपल विद क्लास विदहोल्ड न्यू परचेज ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन में सेल कम हो गई थी गाड़ी वालों की। देयरफॉर द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी हैड डिसाइड टू अलाइन द प्रोडक्शन फैक्टर स्लोअर सेल्स इन मार्केट। तो ये कहते हैं कि अगर सेल्स कम हो रहा है तो हम भी प्रोडक्शन कम करेंगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस इन अवर लाइन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहां पे पूछा जा रहा है, विच फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, अगर देख लेते हैं क्लास। बताओ क्लास कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो क्लास यहां पे डिस्कस किया जा रहा है। तो जो सही आंसर है क्लास, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्वियसली प्लानिंग है। क्योंकि देखो इन्होंने क्या किया, जब सेल डाउन हुई उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सोचा कि भैया हम भी अपनी प्रोडक्शन को डाउन करेंगे और जो मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से हम नया प्लान बनाएंगे। तो ऑब्वियसली क्लास ये कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का है। जब आपको मैनेजमेंट का फंक्शन पूछ रहा है तो आपको 5 में से एक बताना है। वैसे भी ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग ही आपके सिलेबस में है। राहुल वर्कर इज गिवन टारगेट असेंबलिंग 2 कंप्यूटर्स पर डे। 2 कंप्यूटर पर डे असेंबल करने का टारगेट दिया गया है। ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंटली आइडिया स्ट्रक हिम। उसके मन में एक आइडिया आया और नॉट ओनली रिड्यूस द असेंबलिंग टाइम ऑफ कंप्यूटर बट ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट। असेंबल का टाइम भी कम हो जाएगा और कॉस्ट भी कम हो जाएगी ऑफ द कंप्यूटर। इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग हिम, राहुल सुपरवाइजर, राहुल का जो सुपरवाइजर है उसने उसको इंसल्ट करना चालू कर दिया कि भाई ठीक है तुम अपना ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, जो बोला गया सिर्फ वही काम करो। देव पैराग्राफ डिसाइड्स वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग का कौन सा लिमिटेशन है ये, क्योंकि इन्होंने पहले से, राहुल का जो सुपरवाइजर है उसने अपना पहले से प्लान बना रखा है। अब राहुल कोई चेंज लेके आना चाहता है, कोई अच्छा आइडिया लेके आना चाहता है, तो ये कहते हैं नहीं भाई जो प्लान हो रखा है ना उसके हिसाब से चलो, आपको नया आइडिया लाने की जरूरत नहीं, जो प्लान हो रखा है ऑलरेडी उसके हिसाब से चलो। तो आप बताओ कि प्लानिंग का कौन सा लिमिटेशंस है क्लासेस के अंदर। मैंने आपको प्लानिंग की लिमिटेशन याद करवाई थी शॉर्ट में, अमृत पी, ठीक है।
तो आप मुझे बताओ क्लास की इनमें से कौन सा लिमिटेशन है? क्या ये लैक ऑफ एक्यूरेसी है? क्या मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट है? क्या रिड्यूस क्रिएटिविटी है? क्या इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है क्लास? या फिर आप कह सकते हो कि ये डज नॉट गारंटी सक्सेस है? तो क्या होगा क्लास? इसका सही आंसर है क्लास क्या? रिड्यूस क्रिएटिविटी या रिजिडिटी या मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। बताओ क्या होगा क्लास? अमृत पी। तो आप सही आंसर क्लास, दिमाग लगाओ बेटा। ये तो आपको, ये तो सब बच्चों को याद है, यही मुझे सिखाना है आपको, यही मुझे सिखाना है क्लास यहाँ पे कि आपको ये तो याद है नाम, ये नाम सब बच्चों को याद है, पर केस स्टडी में बताओ ये कौन सा है? एक्यूरेसी की कोई बात नहीं है, डायनामिक इन्वायरमेंट में कोई चीज नहीं है यहाँ पे, ये रिड्यूस क्रिएटिविटी है। मतलब अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है आप उसे नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो ऊपर क्लास क्रिएटिविटी VITY, ठीक है। तो ये आप, जो आपके अंदर टैलेंट है, कोई स्किल्स है, कोई नया आइडिया है, तो आप उसे नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि पहले से प्लान डिसाइड किया हुआ है। ओके तो ये सारे के सारे क्वेश्चन क्लास आज हमने खत्म किया प्लानिंग तक। आई होप आपको प्लानिंग तक सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली क्लास के अंदर हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, और अगली क्लास के अंदर क्लास हम करेंगे मार्केटिंग। तो आज की इस वीडियो को जरूर ध्यान से अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर लेना। जो क्वेश्चन नहीं आए, कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, और अपने सारे क्लासमेट दोस्तों भाई बहन को हर जगह व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह शेयर कर दो क्लास। और पार्ट 2 भी लेके आऊंगा जल्दी क्लास। आपका पेपर से पहले आपको सब कुछ दिन रात मेहनत करके सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा, डोंट वरी। लास्ट में टिप भी दूंगा, जरूर देखना। टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद है क्लास आप लाइक जरूर करोगे एक वीडियो को मेरी मेहनत के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।